नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया आज एक बहुत आजकल के चर्चित मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ आपसे। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो नेस्ले का एक प्रोडक्ट है सेरेलक। आजकल तो लगभग हर घर में छोटे बच्चों को दिया जाता है। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान लगभग हर बच्चे को इसलिए पिलाया जाता है कि उसकी लंबाई बढ़ जाए, मजबूत हो जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है इन सारे उत्पादों की? काफ़ी चर्चा है आजकल इस बारे में, और उसी मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और इस मुद्दे पे बात करने का कारण ये है कि ये मुद्दा हमारे विषय का पार्ट है। अदरवाइज हमें किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई व्यक्तिगत दुराव या दुश्मनी नहीं है। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है उन कंपनियों, उनके ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसलिए चर्चा करना ज़रूरी लगा क्योंकि ये मुद्दा हमारे सिलेबस का पार्ट है। कैसे? जीएस फोर्थ पेपर में आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी में देखें और या यूपी पीसीएस में, फोर्थ पेपर मतलब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, एक टॉपिक है सिलेबस में सार्वजनिक और निजी संस्थानों में नैतिक चिंता और दुविधा। एक और टॉपिक है सार्वजनिक और निजी संबंधों में नीति शास्त्र। ये दोनों टॉपिक यूपीएससी के फोर्थ पेपर में भी सिलेबस में है और यूपी पीसीएस में भी। और जो ये मुद्दा है बॉर्नविटा या सेरेलक का, ये कहीं ना कहीं निजी संस्थानों में नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कई बार उस थ्योरी को व्यवहार से कनेक्ट नहीं कर पाते। उस लेवल की समझ नहीं होती है, वो एनालिसिस करने की क्षमता नहीं होती है, तो एक दूसरे से चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते कई बार। अदरवाइज जब फोर्थ पेपर पढ़ा हमने तो ज़रूर हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े, सार्वजनिक और निजी संस्थानों संबंधों में नीति शास्त्र। और लगभग हर सीरियस स्टूडेंट न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ रहा है, मैगजीन्स पढ़ रहा है, टीवी या और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से डेली न्यूज़ भी देख रहा है। मतलब उसे बॉर्नविटा और सेरेलक का मामला भी पता है, लेकिन उस दोनों को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कैसे निजी संस्थानों में नैतिकता और बॉर्नविटा तथा सेरेलक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। ये न केवल हमारे लिए केस स्टडी है, बल्कि थ्योरी वाले पार्ट का भी आंसर लिखते समय जब तक हम वर्तमान के इस तरह की उदाहरणों की चर्चा नहीं करेंगे तो थ्योरी भी हम अच्छी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वैसी स्थिति में इस पूरे मुद्दे पे हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। निजी संस्थानों में नीति शास्त्र, बॉर्नविटा, सेरेलक, इसके पहले मैगी को लेकर भी विवाद हुआ था, कुछ और पहले चले तो कोका कोला को लेकर भी विवाद हुआ था। तो एक लंबी परंपरा रही है निजी संस्थानों की, और उसमें भी अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज,
तो उनके ऊपर विशेष रूप से आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने लाभ को पूरा करने के लिए अपने ग्राहकों उपभोक्ताओं के हितों को नजरअंदाज किया है। ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े विकसित देशों से जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर अमेरिका या किसी दूसरे विकसित देश से। भारत जैसे विकासशील देशों में वो आई हैं केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, और किसी भी हद तक जाकर उन्हें अपने लाभ कमाने में संकोच नहीं होता है। अपने मूल देश में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उनके पैरामीटर्स, उनके मापदंड कुछ और हैं, और विकासशील देशों के संदर्भ में कुछ और। जबकि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में उनके लिए मार्केट एक ज्यादा बड़ा है। अमेरिका की आबादी देखें और भारत की आबादी तो 4 से 5 गुने का अंतर है। मतलब मार्केट कितना बड़ा है। लेकिन उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कुछ हमारे सिस्टम की कमियां हैं, उनका फायदा उठाते हुए ये कंपनियां कुछ ऐसे काम करती हैं कि अक्सर इनकी वो करतूतें चर्चा का विषय बन जाती है। तो और हमें अपने सिस्टम के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कब जागरूक होंगे, कब सतर्क होंगे, कब हम अपने सिस्टम को उतना फुल प्रूफ और बेहतर बनाएंगे कि आगे ये कंपनियां हमारे हितों को नजरअंदाज नहीं कर पाए। दोस्तों, जब कोई संस्था समाज के हित के लिए काम करती है तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं, और जब वही संस्था अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए काम करती है तो उसे हम निजी प्रशासन की संज्ञा देते हैं। हमें लोक प्रशासन में तो नैतिकता, सत्यनिष्ठा के मुद्दे पढ़ने ही होते हैं। निजी संस्थानों में भी नैतिकता को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया है। स्पेशली पिछले 30-35 साल का जो दौर चल रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों का दौर, बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ी है, तो तब हमें निजी संस्थानों में भी नैतिकता को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया है। रोल बैक ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट है। सरकारें अपने आकार में कटौती कर रही हैं, विकल्प के रूप में निजी कंपनियों की भूमिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैसी स्थिति में निजी कंपनियों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपना लाभ कमाएं। हम ये कभी नहीं कहते उनसे कि वो अपना लाभ नहीं कमाएं, हाँ, लेकिन ये जरूर उनसे अपेक्षा करते हैं कि दूसरों को हानि पहुंचा के अपना लाभ नहीं कमाएं, दूसरों के हितों को नज़रअंदाज करके अपना लाभ नहीं कमाएं। कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी संकल्पनाओं का उदय भी इसी संदर्भ में हुआ है। तो लोक प्रशासन में तो नैतिकता है ही, आवश्यकता है नैतिकता की, और निजी संस्थानों में भी। निजी संस्थानों में भी आप देखेंगे कई कैटेगरीज हैं। बहुत सारे या ज़्यादातर तो निजी संस्थान ऐसे हैं जिनका आकार, जिनकी नेटवर्थ, जिनका टर्नओवर इतना छोटा सा है कि हम उन पे ध्यान नहीं भी देते हैं। आकार छोटा है, समाज के एक बहुत छोटे से वर्ग को, मुट्ठी भर 10, 20, 50 लोगों को प्रभावित करते हैं उनके काम और गतिविधियां।
तो एक बार हम उनके कामों गतिविधियों को नज़रअंदाज भी कर दें, बस ये देखें कि वो देश के नियम कानून संविधान का बस पालन करते रहें, उसमें भी कितने पालन कर रहे नहीं कर रहे, एक एक छोटे छोटे निजी संस्थान की जांच करना कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन कुछ इतने बड़े बड़े निजी संस्थान भी हैं जिनके टर्नओवर, जिनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे देशों की तो जीडीपी उतनी नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां समाज के एक व्यापक वर्ग को प्रभावित करती हैं, मतलब उनका नेचर सार्वजनिक है। संस्थान निजी हैं लेकिन उनकी प्रकृति सार्वजनिक है, मतलब समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को उनके काम और गतिविधियां प्रभावित करते हैं। तो वैसी स्थिति में उन कंपनियों, उन निजी संस्थानों के कामों गतिविधियों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि वो सार्वजनिक हैं, समाज के बड़े क्षेत्र, बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, तो फिर हमें ये देखना जरूरी है कि वो समाज के, पर्यावरण के, अपने ग्राहकों के, अपने कर्मचारियों के हितों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रही हैं। अपना लाभ बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रही जिससे दूसरों को हानि हो रही है। और भारत जैसे देशों में तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद से हम और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हम तो कई बार जले हैं। हमने तो देखा है कि कैसे कंपनियां अपने छोटे छोटे से लाभ के लिए, कुछ बिजली का बिल बच जाए उसके लिए हजारों लोगों की जीवन से खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करती हैं। सतर्क हुए हम, हालांकि हमारा सिस्टम अभी उतना मजबूत नहीं हो पाया कि हम इन कंपनियों की इस तरह की करतूतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। बड़ी कंपनियों में भी आप देखेंगे देशी कंपनियां भी हैं और विदेशी भी हैं। टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, अडानी, बहुत सारे बड़े बड़े निजी संस्थान भी हैं, कॉरपोरेट घराने भी हैं। और उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां आने के बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका भी बढ़ गई है। नेस्ले भी उन्हीं में से एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हालांकि ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, आफ्टर एलपीजी और ढेरों मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई। हमारे देश की कंपनी होगी, यह हमें पता है कि निजी कंपनी है, तो मूल उद्देश्य उसका लाभ कमाना ही होगा, वो बनी ही उसी उद्देश्य से है। फिर भी अगर हमारे अपने देश की कंपनी है तो हम उम्मीद करेंगे कि उसके मन के किसी कोने में शायद ये भाव होगा कि हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारा क्षेत्र है, तो गड़बड़ करने के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करेंगे जिससे व्यापक पैमाने पे हानि हो। हालांकि हमारे देश की कंपनी में भी सब दूध के धोले होंगे ऐसा नहीं है, फिर भी जैसा मैंने कहा कि एक मिनट के लिए अगर किसी मल्टीनेशनल से तुलना करें तो इतनी उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि भाई अपने देश का एक लगाव होगा। मल्टीनेशनल कंपनी से तो वो उम्मीद करना भी बेमानी है। उन्हें तो केवल और केवल लाभ कमाना है। वो तो आए ही हैं आपके इस विशाल मार्केट का दोहन करने के लिए। मुद्दा सारा यहीं से शुरू होता है कि एक तो निजी कंपनियां बनी ही हैं अपने निजी हित, लाभ और स्वार्थ को पूरा करने के लिए, और उसमें भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनका तो और हर हाल में जीते मरते बस एक ही, एकमात्र ही उद्देश्य है अपना लाभ, अधिकतम लाभ।
किसी भी हद तक जाके लाभ, किसी भी कीमत पर जाके लाभ। इसीलिए नवीन लोक प्रबंधन, सुशासन जैसी संकल्पनाएं भी आई थीं। हमने कहना शुरू किया था कि हमें कार्यकुशलता चाहिए, मितव्ययता चाहिए, प्रभावशीलता चाहिए, लेकिन नैतिकता भी चाहिए, पर्यावरण की चिंता भी चाहिए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, हमें इसकी भी व्यवस्था चाहिए। अक्सर आप देखेंगे कि चाहे हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें और चाहे संगठनात्मक जीवन की, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के समाधान के बहुत सारे विकल्प होते हैं और कई बार हम ये तय नहीं कर पाते कि इस विकल्प को चुने या इसको। मतलब हमारे सामने एक दुविधा या असमंजस की स्थिति होती है। जब एक से ज़्यादा विकल्प हैं, किसको चुने और किसको नहीं चुने ये तय करना कठिन होता है, दुविधा होती है। और जब उन विकल्पों में कुछ या एक से ज़्यादा या एक ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें मामला नैतिकता से जुड़ा होता है, तो फिर उस तरह की दुविधा को हम नैतिक दुविधा या नैतिक चिंता की संज्ञा देते हैं। और अक्सर जैसा मैंने कहा कि चाहे बात हम व्यक्तिगत जीवन की करें और चाहे संगठनात्मक जीवन की, हमें सामान्य दुविधाओं का भी और नैतिक दुविधाओं का भी अक्सर सामना करना पड़ता है। हमारे पास एक छोटे से उदाहरण से अगर इस बात को समझें, हमारे पास हफ्ते में एक दिन का छुट्टी का समय मिला। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उस छुट्टी का कैसे यूज करें, ताजमहल देखने जाएं और या लाल किला। तो देखिए, दो विकल्प हैं एक समस्या के समाधान के लिए। हमें दुविधा है कि किस विकल्प को चुनें, लेकिन ये एक सामान्य दुविधा है, क्योंकि चाहे ताजमहल जाएं देखने और या लाल किला, इसमें नैतिक और अनैतिक जैसा कुछ नहीं है। दुविधा है, किंतु एक सामान्य दुविधा है, जहां मर्जी चले जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिली, समय है। अब हम ये तय नहीं कर पा रहे कि ताजमहल देखने जाएं और या अस्पताल में फ्रेंड के पिताजी बीमार हैं, कई दिन से एडमिट हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो उन्हें देखने चले जाएं। तो ताजमहल जाएं या लाल किला, इसमें दुविधा तो है लेकिन नैतिक नहीं है। लेकिन ताजमहल जाएं या हॉस्पिटल दोस्त के पिताजी को देखने जो कई दिन से बीमार हैं, हालत ठीक नहीं है, उन्हें देखने जाएं, तो इसमें जो दुविधा है वो नैतिक दुविधा है। ताजमहल जाने में फिर भी नैतिक दुविधा नहीं है, लेकिन पिताजी को देखने जाने में फ्रेंड के, वहां तो है नैतिकता। दोनों विकल्प भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें नैतिक मामले हों, एक विकल्प भी ऐसा हो सकता है, तो फिर दुविधाएं वो नैतिक दुविधाओं की श्रेणी में आती हैं। लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी अक्सर इस तरह की दुविधाओं का सामना करना होता है। और एक प्रशासक या प्रबंधक की फिर योग्यताओं की असली परीक्षा भी यही होती है कि कैसे इन दुविधाओं से वो बेहतर तरीके से बाहर निकले। बहुत सारी केस स्टडीज़ भी आपसे इस तरह की पूछी जाती हैं एग्जाम में। अक्सर केस स्टडी पूछी जाती है, आप किसी कंपनी में उच्च पद पर बैठे हैं, आपके अधीन 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी ज़्यादा कार्यकुशल है किंतु नैतिक कम है, महिला कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। दूसरा कर्मचारी उतना कार्यकुशल तो नहीं है किंतु महिला कर्मचारियों के साथ बहुत व्यवहार अच्छा है, विनम्र है,
शरीफ व्यक्ति है, दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? अगर हम कार्यकुशल को चुनेंगे तो नैतिकता की अनदेखी करेंगे, ठीक नहीं है कंपनी के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी। और अगर नैतिकता को चुनेंगे, कार्यकुशलता की अनदेखी कर देंगे तो संगठन और प्रशासन के लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। कैसे हम कार्यकुशल बना पाएंगे संगठन और प्रशासन को? तब दो में से कौन सा चुने, तर्क के साथ हमें बताना होता है। हम जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन के हित भी हमें देखने हैं, उसकी कार्यकुशलता भी देखनी है, लेकिन हमें समाज में उस संगठन की छवि भी देखनी है, नैतिकता सत्यनिष्ठा को भी बनाए रखना है। दोनों के बीच में तालमेल दो धारी तलवार पर चलने वाली स्थिति होती है। और अब कैसे हम वहां एक ऐसा डिसीजन लें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, यही हमने कहा असली परीक्षा है योग्यता की। जब हम बात कर रहे हैं निजी कंपनियों की, तो निजी कंपनियों का मैंने कहा एकमात्र उद्देश्य है लाभ, लाभ और अधिकतम लाभ। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। बहुत सारी नैतिक दुविधाओं का सामना फिर निजी कंपनियों को भी करना होता है। हम लाभ बढ़ाएं कि पर्यावरण की चिंता करें, हम लाभ बढ़ाएं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचें। कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं गरीब हैं, नेचुरल सी बात है कि लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं गरीब हैं, क्यों नहीं उनके 10, 12, 14 साल के बच्चों को भी नौकरी पर रख लें, कम पैसे में काम कर लेंगे और कर्मचारियों को भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। उस लिहाज से देखें तो फायदा कंपनी को भी है कि कम पैसे में लेबर मिल रही है, और उन कर्मचारियों को भी फायदा है जिनके छोटे बच्चे काम करेंगे कि उनके लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया पैदा हो रहा है। लेकिन चाइल्ड लेबर का इशू, तो बहुत सारी दुविधाएं आती हैं और फिर हमें उनसे बाहर निकलना होता है। ये जो सारा मामला है बॉर्नविटा, सेरेलक, कहीं ना कहीं ये भी उन निजी संस्थानों की जो नैतिक दुविधाएं, चिंताएं हैं, अधिकतम लाभ की चिंता, वहीं से जुड़ा हुआ मामला है। थोड़ा सा इस मामले को देखें। अखबार की कटिंग यहाँ कुछ है। पिछले एक हफ्ते 8-10 दिन का डेवलपमेंट है ये कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, कॉम्प्लेन जैसे ड्रिंक्स बेचे जाते हैं हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं जिसमें बताया जाता है कि हाइट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ये सब पिएंगे तो बच्चा मजबूत हो जाएगा। मतलब इस तरीके से दिमाग में बिठा दिया गया है कि कोई माँ बाप अगर अपने 2, 3, 4 साल के बच्चों को इनमें से कोई एक ड्रिंक नहीं दे रहे तो उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने बच्चे के साथ पता नहीं कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, और अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। और कीमत देखें 500, 600, 800 रुपए से कम नहीं है। इनके 1-1 किलो के डिब्बे या उससे ज़्यादा ही होगी। और जो माँ बाप नहीं पिला पा रहे तो जीवन भर वो इस अपराध बोध से दबे हुए हैं कि हमने अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता नहीं करी। बॉर्नविटा पिला देते तो उसकी लंबाई और बढ़ जाती, या कॉम्प्लान पिला देते तो। लेकिन वास्तविकता क्या है? दिखाने के दांत कुछ और हैं हाथी के, और खाने के कुछ और। जो दिखाया बताया जा रहा है क्या वास्तव में वैसा है भी? तो पता लगा है हमें कि बॉर्नविटा जैसे पर्टिकुलर बॉर्नविटा की बात नहीं है, एक एग्जाम्पल के रूप में सरकार या सरकारी संस्थाएं कह रही हैं कि बॉर्नविटा जैसे जो भी ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचे जा रहे हैं, उन्हें हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। क्यों? भारत में आज तक हेल्थ ड्रिंक की परिभाषा ही नहीं हुई है कि हेल्थ ड्रिंक मतलब क्या। पहली बात।
और दूसरी बात, इन ड्रिंक्स की जांच में पाया गया कि इतनी ज़्यादा चीनी है इनमें कि उनमें हेल्थ ड्रिंक जैसा कुछ है ही नहीं। तो इतना तो क्लैरिटी है, तो इन्हें बेचिए आप। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, ना बेचने के लिए ना पीने के लिए, लेकिन इनकी कैटेगरी हेल्थ ड्रिंक वाली हटाइए, हेल्थ ड्रिंक नहीं है ये। केंद्र सरकार का ई कॉमर्स वेबसाइट को निर्देश, बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी में नहीं बेचें। ई कॉमर्स वेबसाइट पर अब बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट्स हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से नहीं बेचे जा सकेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नियमों और रेगुलेशन के तहत देश में हेल्थ ड्रिंक्स परिभाषित नहीं है। अब ये हम लोगों के देशों की एक बहुत बड़ी कमी है और इसी का फायदा उठाती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां कि उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां आए हुए 33-34 साल हो गए। हमारे देश में 1991 में नीतियां आई थी, 2024 में हम हैं और 33 साल बाद भी एक जो जरूरी कानूनी ढांचा होना चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, आज तक नहीं बना पाए, और या बना है तो बस केवल कागजी होके ज्यादा रह गया है। हम परिभाषित नहीं कर पाए हेल्थ ड्रिंक को आज तक, तो फिर अब कंपनियों को तो फायदा है, लूप होल्स हैं तो वो तो उन लूप होल्स का अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए यूज करेंगे। डॉक्टर अरुण गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इस मामले के एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि हेल्थ ड्रिंक्स में देखें, शुगर प्रति 100 ग्राम में 12 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 100 ग्राम हेल्थ ड्रिंक है तो 12 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए। और पिछले साल शुगर की मात्रा को लेकर जब विवाद हुआ था तो बॉर्नविटा ने प्रति 100 ग्राम में शुगर की मात्रा 37.4 ग्राम से घटाकर 32.2 ग्राम कर दी। सोच के देखें, 37.4 ग्राम शुगर थी 100 ग्राम हेल्थ ड्रिंक में, घटा के उसने बड़ा एहसान करके हमारे ऊपर कितना कर दिया, 32.2। इतनी शुगर होनी चाहिए एक्सपर्ट्स के अनुसार 12 ग्राम मैक्सिमम, तो उससे कम हो चलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ये एडिड शुगर की जरूरत है ही नहीं। तो देश में अनहेल्दी और हेल्दी की सटीक परिभाषा तय करने का समय आ गया है। मतलब अब कम से कम जाग जाएं, अब डिफाइन कर दें कि हेल्थ ड्रिंक क्या है और अनहेल्दी ड्रिंक क्या है। ये फूड प्रोडक्ट्स पेय पदार्थों के लिए हो। 2 साल से सरकार के पास फ्रंट ऑफ द पैक लेबल पर चेतावनी छापने को लेकर कानून पास करने का मामला लंबित है। तो 2 साल से सरकार के पास ऐसा मामला भी लंबित है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबल, जो पैक लेबल उसके फ्रंट पे ही क्लियर लिखा हो कि इसमें प्रति 100 ग्राम कौन सी चीज किस मात्रा में है और हमारी हेल्थ के लिए वो उपयोगी है या अनुपयोगी है, तो मेंशन किया जाए उस पर। FOPL से प्रोडक्ट की सटीक जानकारी मिलती है। WHO के अनुसार हेल्थ ड्रिंक्स में प्रति 100 ग्राम में 6 से 12 ग्राम तक चीनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 ग्राम, 6 से 12 ग्राम ये WHO कहता है। और हम लोगों के यहाँ कितना, 37.4 ग्राम, कम कर दिया तो 32.2। विकसित देशों में फूड प्रोडक्ट के फ्रंट पर हेल्दी अनहेल्दी लिखा होता है, इन पर वार्निंग लेबल भी लगा होता है। उपभोक्ता ये जानता है कि वह क्या खा रहा है, फूड प्रोडक्ट को खाने से क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ एक तो साक्षरता की स्थिति क्या है,
तो कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। और जो पढ़े लिखे हैं तो वो भी कितना देखते हैं, सिगरेट की डिब्बी पे तो लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद भी कितने लोग उसको पढ़ के सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। फिर भी कम से कम लिखा तो है, बता तो दिया गया कि ये चीज जो आप लेने जा रहे हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद भी अब आपका अपना जीवन है, सो देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि जीवन का अधिकार है हमारे देश में, मरने का तो अधिकार भी नहीं है, फिर भी। और यहां तो हम लिख ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कि जो हम खा रहे जो पी रहे वो हमारे लिए कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी नहीं है। विकसित देशों में लिखा होता है किसी भी पेय पदार्थ में शुगर, सॉल्ट, फैट कंटेंट सबसे अहम होता है। और किसी भी कंपनी को अपने विज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि उनमें कितना शुगर, सॉल्ट और फैट है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं होगी बॉर्नविटा की बिक्री। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिया निर्देश। और इसमें जैसा मैंने कहा, बात केवल बॉर्नविटा की नहीं है, प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स, कई उत्पाद जो हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में बेचे जा रहे हैं उन सबके लिए। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक निर्देश में बॉर्नविटा का नाम उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यह निर्देश सभी ड्रिंक्स व बेवरेज के लिए लागू होगा जिनकी बिक्री हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में हो रही है। तो ये एक मामला आया बॉर्नविटा का, या बॉर्नविटा जैसे जितने हेल्थ ड्रिंक्स हैं उनका। और तुरंत देखिए और एक मामला क्या आ गया, नेस्ले गरीब देशों के बच्चों के दूध और सेरेलक जैसे खाद्य पदार्थों में चीनी डालता है, यूरोपीय देशों में नहीं। मतलब कैसा इनका दोहरा व्यवहार है, जहां से आए हैं वहां के लिए अलग व्यवहार, और जहां पैसा कमा रहे हैं वहां के लिए अलग व्यवहार, विकसित देशों के लिए अलग। अब ये कहें कि विकसित देशों ने मापदंड भी इतने कड़े कर रखे हैं कि इनको 3-5 करने का हेरा फेरी का मौका नहीं मिल पाता, और हम लोग उसी मामले में मात खा जाते हैं जो विकासशील देश है, कि हमने अभी वो पूरा इंफ्रा ही तैयार नहीं किया है, ना नियम कानून, ना ढांचे, ना संस्थाएं, और या तैयार किया है तो उतना प्रभावी नहीं है, उसका ये फायदा उठा ले रहे हैं। एक ही कंपनी अपने एक ही उत्पाद में कैसे देखिए विकसित देश में अलग गुणवत्ता मानक पालन कर रही है और विकासशील देश में अलग। और ये केवल इन्हीं कंपनियों की बात नहीं है, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके भी देखे कितना विवाद हुआ हमारे देश में पिछले सालों में। सेम विवाद था कि उनके लिए वो कहते हैं अमेरिका के लिए कुछ अलग नियम कानून कायदे हैं उनके, और हमारे लिए अलग। वो कहते हैं हम तो अमेरिका की कंपनी, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, हम तो उनके नियम कानून मानेंगे। आप कौन होते, आपके यहाँ तो हम काम करने आए, जो मर्जी सो करेंगे। तो अक्सर इस तरह के विवाद हमारे देश में या दुनिया के और देश होते रहे हैं। हमें अब मतलब फिलहाल अपने देश से है, विकासशील देश और विकसित देश का जो वो अंतर है देखने को मिल जाता है। तो नेस्ले गरीब देशों के बच्चों के दूध और सेरेलक जैसे खाद्य पदार्थों में चीनी डालता है, यूरोपीय देशों में नहीं। हम तो बड़ा खुश हैं कि बच्चे को 4 महीना 6 महीना का हो रहा है सेरेलक पिला रहे हैं घोल के, बच्चा हेल्दी हो रहा है। और क्या हेल्दी हो रहा है कि उल्टा अनहेल्दी हो रहा है, ये तो अब जांच हो रही है तो पता लगता है। और टाइम मैगजीन्स की न्यूज है, ऐसा भी नहीं है कि कोई वहां से फिर हम लोगों के देश में चीजें आ रही हैं।
नेस्ले क्या कह रहा है कि साहब हम तो स्थानीय कानून का पालन करते हैं, अब आपके यहाँ कानून नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है, बना आप कानून। अब कोई कानून नहीं, आप ही ने डिफाइन नहीं किया कि हेल्थ ड्रिंक्स क्या है, तो अब हम इसमें क्या कर लें। तो मौका मिल रहा है तो फिर तो बहती गंगा में हाथ सब धोना चाहते, चलो और थोड़ा लाभ कमाई कर लो, थोड़ा और फायदा बढ़ा लो अपना। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले विकासशील देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलक जैसे खाद्य पदार्थों में चीनी और शहद मिलाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की निगरानी करने वाली ज्यूरिख स्थित पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है, मतलब यह दावा भी किसी हमारे देश की कंपनी या संस्था एनजीओ ने नहीं किया, स्विट्जरलैंड की संस्था है उसका यह दावा है। पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, उन्होंने ये दावा किया है कि विकासशील देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलक जैसे खाद्य पदार्थों में चीनी और शहद मिलाई जा रही है। नवजातों और शिशुओं को चीनी खिलाना उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। हम तो सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं हम, और हो क्या रहा है, तो उतने छोटे बच्चों को चीनी खिलाएं, मोटापा बढ़ेगा उससे। मोटापा जैसी बीमारी के प्रमुख कारणों में एक है वो डायबिटीज, रक्तचाप, अन्य बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। विश्व संगठन के यूरोपीय दिशा निर्देशों के अनुसार, देखें WHO के यूरोपीय दिशा निर्देशों के अनुसार 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में कोई शर्करा या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। WHO के ये डायरेक्शन है, यूरोपीय देशों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है ये डायरेक्शन, यूरोपीय देशों के लिए है। कहा जाता है उनकी प्रकृति जलवायु परिस्थिति अलग है, हमारी अलग। तो चलिए यूरोपीय वाली चीज़ें हमारे यहाँ पूरी तरह से ठीक ना भी हों, कुछ चेंज जरूरी, लेकिन अब इतना तो नहीं होगा कि यूरोपीय देशों के बच्चों को बिल्कुल चीनी नहीं चाहिए और हमारे यहाँ इतनी चाहिए कि 100 ग्राम में आप 37 ग्राम चीनी ही खिलाइए। तो 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भोजन में कोई शर्करा या मीठे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले कंपनी के 150 उत्पादों की जांच की गई बेल्जियम स्थित प्रयोगशाला में। इसमें पाया गया कि 6 माह तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड में प्रति कटोरी औसतन 4 ग्राम चीनी मिलाई गई। सबसे ज्यादा फिलीपींस में एक कटोरी में 7.3 ग्राम चीनी मिली, नाइजीरिया में 6.8 ग्राम, सेनेगल में 5.9 ग्राम, और इसके अतिरिक्त 15 में से 7 देशों ने उत्पाद लेवल पर चीनी की जानकारी भी नहीं दी, मतलब मिला रहे और बता भी नहीं रहे। इसी तरह नवजात के लिए बेचे जाने वाले पाउडर वाले दूध नीडो में प्रति बोतल औसतन 2 ग्राम चीनी मिली, जबकि दूसरी ओर नेस्ले के अपने देश स्विट्जरलैंड या जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में बिकने वाले इन्हीं उत्पादों में चीनी नहीं थी। वहां चीनी नहीं थी, लेकिन विकासशील देशों की जब बारी आती है तो ठीक ठाक मात्रा में चीनी मिलाई जा रही है। फिर घिरी नेस्ले सेरेलक से ज्यादा चीनी का आरोप। आप याद करें 2015 में मैगी के ऊपर प्रतिबंध लग गया था हमारे देश में। मैगी भी नेस्ले का ही एक प्रोडक्ट है। अगेन देखें कि हर घर में हर बच्चा 2 मिनट में मैगी। मतलब मैगी नहीं हुआ वो तो ऐसा 2015 में जब कुछ समय तक के लिए बैन रहा तो ये हालत हो गई बच्चों की कि लग रहा है कि जैसे, और जब बैन हटा तो ऐसे बिका मैगी की पूछिए मत।
तब आरोप लगा था मैगी के ऊपर कि सीमा से ज्यादा लेड की मात्रा पाई गई थी उसमें। जून 2015 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था मैगी को, नेस्ले के उत्पाद मैगी को। उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG और लेड की मात्रा स्वीकृत मानक से 17 गुना अधिक मिली थी, और जबकि उसके पैक पर नो MSG लिखा होता था। वो लिखता था कि नो MSG, और तब 17 गुना ज्यादा पाए गए थे ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड। प्रतिबंधित कर दिया गया था मैगी को। कई और साल पहले कोका कोला के ऊपर भी आरोप लगे थे सीमा से ज्यादा वो ऐसे उसमें कीटाणुनाशक या पदार्थ मिला रहे हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। मैगी कई समय तक बैन रहा, और अब देखिए उन्हीं नेस्ले का अब ये और एक उत्पाद सेरेलक। तो ऐसा नहीं है कि ये आज का मामला ही, तो लंबे समय से चली आ रही है चीजें। क्यों हो रहा है ऐसा? तो जैसा हमने कहा कि एक तो 2 लेवल पे हमें काम करने थे। कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हम, कुछ ऐसे मानक मापदंड तय करें हम कि जो इस तरह की कंपनियां मानने के लिए बाध्य हों। कॉरपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से हमने प्रयास किया। 2014 के नए कंपनी कानून से कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू किया हमने अपने देश में, और इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कामों गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बने। लेकिन इस लेवल पे अभी भी हम रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना पाए कि फूड प्रोडक्ट है तो वहां कौन सा पदार्थ किस मात्रा में हो, नहीं हो, हेल्दी क्या है अनहेल्दी क्या, उस लेवल पे अभी बहुत काम नहीं हो पाए हमारे देश में। दूसरा, कुछ ऐसी संस्थाएं चाहिए हमें जो इस तरह के कॉरपोरेट्स के कामों गतिविधियों को कंट्रोल करें। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रूप में हमने वो भी किया, लेकिन वो संस्थाएं भी उतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही। दोनों लेवल पे प्रयास हुए, लेकिन प्रयासों में कुछ कमी है। उनके बेहतर क्रियान्वयन में भी, उनके निर्माण के दौरान जो कुछ लूप होल्स रह गए उसमें भी, उसी का फायदा उठा रही हैं सब कंपनियां। और रही सही कसर आपकी हमारी शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता की जो दयनीय स्थिति है वो पूरी कर देती है। उसके अलावा जो भौतिकतावाद की तरफ हमारी एक भागने की जो होड़ शुरू हो गई है, कल्चर, तो जो कहा जाता है कि ना आगे देखना है ना पीछे, बस भेड़ों की दौड़ में भागना है। तो जिस तेजी से भौतिकतावाद बढ़ा है, अपनी जो पुरानी कल्चर था घर का बना खाना, और तब वो अच्छा नहीं लगता है। अब तो पैकेट बंद और बाकी सब चीजें देखा देखी, उसमें भी विज्ञापनों ने, सोशल मीडिया ने और इतना हमारे दिमाग में बिठा दिया कि मैंने कहा अब तो ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो इन सारे लेवल पे जब तक काम नहीं होगा, ये कंपनियां इसी तरह से फायदा उठाएंगी, हमारे हितों को नजरअंदाज करेंगी। केंद्र सरकार ने नेस्ले के शिशु उत्पाद सेरेलक की जांच का आदेश दे दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है हमारे देश में, एजेंसियां कई बनाई हैं हमने। उसके अलावा देखेंगे आप तो FSSAI भी है, जो खाद्य संरक्षा नियामक संस्था है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो अब केंद्र सरकार ने जांच का आदेश दिया है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है।
हाँ, लेकिन समय आ गया है कि हम जाग जाएं, भौतिकतावाद की अंधी दौड़ के पीछे ना भागें, समय के साथ चलें। हम ये नहीं कह रहे कि समय के साथ नहीं चलें, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी बस इसलिए नहीं छोड़ें कि सोशल मीडिया और बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा जो आजकल की चीज़ें दिखा दी जा रही बस वही अच्छा है और हमारा सब कुछ बुरा। उस सोच, उस मानसिकता को बदलें। और प्रयास सरकार के स्तर पे भी ज़रूरी है और व्यक्तिगत स्तर पे भी। तो जब तक गुणवत्ता संबंधी नियम कानूनों का सख्ती से अमल नहीं किया जाएगा, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोहरे मानदंडों, उनके दोयम दर्जे के उत्पादों से बच नहीं पाएंगे। और बहुत सारे मुद्दे, इशू हो सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, किसी और क्लास, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे लगा कि एक हाल फिलहाल का बहुत चर्चित मुद्दा है, आपको ध्यान देना चाहिए इस तरह के मुद्दों पे। अपने सैद्धांतिक ज्ञान से इनको रिलेट करने का प्रयास करना चाहिए। सोच के दायरे व्यापक होंगे तो समझ ज़्यादा अच्छी होगी, आंसर ज़्यादा अच्छे होंगे और परीक्षा पास करना भी। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो केवल एक सिविल सेवा परीक्षा के लिए जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें तो जीवन की परीक्षा में भी सफल होने के लिए हमें जानना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और इस तरह के इशूज़ पे हम आपसे समय समय पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बात कर सकें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रभा ICS। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि इस तरह के और वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।